अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट कसूर में, जहां पर मैं आपको एक अंधे कत्ल का अनोखा वाक़या दिखाने जा रही हूं। जी हां, ये कहानी है दो मुल्ज़िमान की जो सो कॉल्ड आशिक और माशूक थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि माशूक ने अपने ही आशिक को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसको तड़पा तड़पा कर बिजली की नंगी तारें लगाकर करंट भी देता रहा। ऐसा क्या हो गया था, सच क्या है, आइए आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। इसी में बात करने के लिए डीपीओ कसूर हमारे साथ मौजूद हैं तारिक अजीज संधू साहब। बहुत शुक्रिया तारिक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो अंधा कत्ल जो ट्रेस किया गया है, इस पर यकीनन आप और आपकी टीम शाबाश के मुस्तहिक हैं। जी हाँ, कि किसी को इंसाफ उसकी दहलीज पर पहुंचाना यकीनन बहुत बड़ी बात है। फाइंडिंग्स क्या है आपके डिपार्टमेंट की इस केस में? जी, ये कसूर के इलाके हाजी पार्क में 8 अगस्त के दिन सुबह 7:30 बजे पुलिस को इतला मिली कि 58 साला एक शख्स जो है वो मुर्दा हालत में वहाँ पाया गया है। इस शख्स की शनाख्त जो है बादशाह इब्रार हुसैन के नाम से होती है, और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पे इसकी लाश को हम देखते हैं जिस पे काफ़ी ज़ख्म थे। उसके साथ साथ इसके वहाँ पे LCD मोटरसाइकिल और कुछ कैश वगैरह भी मिसिंग पाया जाता है, जिससे कि हमारा ये शक आगे को बढ़ता है कि ये वारदात भी यहाँ पे हुई और रॉबरी का इंसिडेंट भी हुआ, और उसके साथ साथ यहाँ से इसको कत्ल भी करके ले गए। यकीनी तौर पे मज़ाहमत करने पर ही इसको कत्ल किया गया। तो लेकिन हमने जब इसके शवाहिद इब्तदाई तौर पे लिए और इस पर जितनी भी हमने मालूमात अपनी इकट्ठी की, उसके नतीजा में हमें दूसरा रुख इसका देखने को मिला कि कातिल कोई और नहीं था। कातिल मकतूल का अपना ही करीबी मिलने वाला था, जिससे कि उससे पिछले 7-8 सालों से मुलाकात थी, ताल्लुकात थे, आना जाना था। और जो कातिल सईद है, जिसको कि पुलिस ने 6 रोज़ की मेहनत के बाद ट्रेस किया, इसकी उम्र कोई 25-30 साल है, और इसने लालच में आके अपने इस बड़ी उम्र के दोस्त का ख़ात्मा किया ताकि ये उसका कैश, उसकी माल असबाब और उसकी जो मोटरसाइकिल LCD वहाँ से ले जा सके। ठीक, संधू साहब ये बताइएगा कि ये तो फ़रार हो गया था, मुल्ज़िम काफ़ी शातिर भी लगता है, उसका अंदाज़े बयां यकीनन बार बार बदलता होगा, आपको मुश्किलात भी पेश आती होंगी, फिर इसको टेक्निकल बुनियादों पर आपने गिरफ़्तार भी किया होगा, तो वो कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए, कितनी मुश्किलात थी इसकी गिरफ़्तारी में? जी, इसके डेफिनेटली जो मौका है उसी से ही इब्तदाई शवाहिद मिलते हैं। क्राइम सीन ही सजेस्टिव होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और वही पेस सेट करता है इन्वेस्टिगेटर्स के लिए। दरअसल जो वहाँ पर उस शख्स के पास किसी और का इतना फ्रीक्वेंट आना जाना नहीं था। हैरानी की बात थी कि ये 6 मरले का एक खाली घर था जो कि इसके भाई का था, जिसमें वो अकेला रहता था। वहाँ पे किसी और का इतना आना जाना नहीं था। तो हमने मौके पर से एक तो मोबाइल फ़ोन का डेटा एनालिसिस किया कि यहाँ मशकूक कौन से अफराद के टेलीफोन नंबर्स यूज़ हो रहे थे। इसके साथ साथ अतराफ़ की गलियों में भी कुछ CCTV फुटेज के कैमरों में भी वहाँ गली में से किसी मशकूक शख्स के जाने के हमें जो शवाहिद मिले, उसको हमने कंपैरेटिवली देखा इस शख्स के मुलाकात करने वाले या इससे मिलने वाले लोगों के साथ। तो जिसमें हमने फ़िगर आउट किया इसका एक करीबी मिलने वाला जो कि उस वक़ूए के बाद से मिस्टीरियसली गायब हुआ था। तो इससे हमें हमारे शक को बड़ी तक़वियत मिली, और फिर जब हमने उस मशकूक लड़के को, सईद को गिरफ़्तार किया, तो उसने पहली तफ्तीश के इब्तदाई घंटों में ही अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। ठीक, बहुत शुक्रिया संधू साहब, आपने हमें डिटेल्स शेयर की इस केस की। अपने नाज़रीन को भी इस केस की मज़ीद हकीकत से रोशनास करवा दें। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना सदर कसूर में मौजूद हूँ। मेरे साथ वह सफ़ाक मुल्ज़िम मौजूद है जिसने बेदर्दी से अपने ही दोस्त को कत्ल कर दिया। इसने उसे बिजली की नंगी तारें भी लगाई, यानी कि उसको करंट लगाकर अजियत भी दी गई। इसने ऐसा क्यों किया? ये उम्र में उससे आधा था, इसका उससे क्या ताल्लुक़ वास्ता था, दोस्ती क्यों बनी? क्योंकि वो लगभग 60 के करीब था और ये 25 या 26 का मालूम होता है। तो ऐसी क्या वजह थी, इसी की ज़ुबान से जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद। पढ़े लिखे हो? 5 पढ़ा। प्राइमरी तक? जी। ठीक, उसके बाद तुमने कोई हुनर सीखा? हाँ जी, मैंने कारपेंटर का काम सीखा। तो ये कारपेंटर का काम करते करते कातिल भी बन गए? जी, बस वो कौन था, क्या लगता था तुम्हारा? मकतूल मोहल्लेदार था। यानी कि बचपन से उसी मोहल्ले में रहने वाले? हाँ जी। अच्छा, तो फिर तो बड़ी इज्जत करते होगे, बाप समान होगा, चचा समान होगा। और सब कुछ था। उस दिन मुझे वो शबाद रोड से फ़ोन किया, उधर से ले गया। कितने अरसे से ताल्लुक वास्ता था उनके साथ? 8-9 साल से था। आना जाना था? जी। उसके कई एहसान भी होंगे तुम लोगों के सर पे? जी, हमने भी किए हैं, उसने भी किए हैं। किए हैं, यानी कि पुराना ताल्लुक था। तो ताल्लुक का सिला ऐसे दिया जाता है?
ये अचानक नहीं होता। उसने मेरे साथ किया, इसलिए मैंने ये काम किया। अच्छा, तुमने पुलिस को फौरन क्यों नहीं बताया? बस उस टाइम मोहल्ले में क्यों नहीं बताया? वो मुझे डराता था, धमकाता था, इसलिए मैं कहता था मैं तुम्हारे क्या जिंदगी में कई बार ऐसा हो चुका था तुम्हारे साथ? जी नहीं, उसने किया था मेरे साथ। वही पूछ रही हूँ, उसी शख्स ने कई बार ऐसा किया? हाँ, 3-4। तो मेरा सवाल ये है कि जब पहली बार ऐसा हुआ, अगर तुम वाकई विक्टिम थे, जो कि मेडिकली भी ये चीज़ें प्रूव्ड होंगी, मैं इस पे कोई डिबेट नहीं कर सकती, जो ये इतना बड़ा इल्ज़ाम उस पर लगा रहा है वो अब दुनिया में नहीं है, तो इंसान को पुलिस को बताने में या अपने बड़ों को बताने में कम हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन कत्ल करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत दरकार होती है। और कत्ल आखिरी रास्ता होता है जब आपकी सुनवाई किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना हो रही हो, तो इंसान तंग आकर, परेशान होकर अगले को कत्ल करने की ठान लेता है। ये बात मेरे दिमाग में किसी एंगल से भी फिट नहीं हो रही। ये शख्स अब झूठ क्यों बोल रहा है या इसके पीछे इसकी एमा क्या थी, वो यही अपनी ज़ुबान से बताएगा। पहले ये कहानी सुना ले और हम भी सुन लेते हैं। हाँ भाई जी, वो मुझे पहली बार तुम्हारे साथ उसने जो भी सलूक किया जी उसमें तुम्हारी रज़ा थी? जी, उस टाइम मेरी रजामंदगी थी। बाद में 2-3 मरतबा मुझे फिर लेकर गया, मुझे डराता था, धमकाता था, मैं मोहल्ले वालों को बता दूंगा, ऐसा कर दूंगा, इसलिए डर की वजह से मैं चला जाता था। फिर तुमने अपने वालिदैन को नहीं बताया? जी, मैंने डर की वजह से मैंने किसी को नहीं ये बताया। कौन सा डर था जिसने तुम्हें कातिल बना दिया लेकिन तुम्हारी जुबान ना खुली? बस उस दिन मजबूरी थी, फिर मुझे ले गया था इधर से शहबाज। तुम्हारी कोई वीडियोस थी उसके पास? मेरी वीडियो नहीं, वो मुझे तो धमकाता था। धमकाना किसी बेस पे ही होता है ना, क्या उसके पास असलहा था? नहीं, कुछ नहीं था। तुम्हारी कोई वीडियो नहीं थी, कोई असलहा नहीं था, तुम किसी किस्म के उसके आगे ब्लैकमेल होने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो भाई किस बात पे धमकाता था? कुछ नहीं, वो ऐसे मुझे डराता था। मैं ये मोहल्ले जो वाले- तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये ज़ाहिर है तुम्हें डराएंगे तो यूनिफॉर्म की बेस पे डराएंगे। जी चलो मैं अगर तुम्हें किसी बात पे डरा भी सकूं जेन्युइनली, तो मेरे पास ये माइक और कैमरा है, तो भाई किसी के पास कोई चीज़ होती है तो डराता है ना। क्यों, मैं सही कह रही हूँ? हाँ बिल्कुल ठीक। किसी वजह के बगैर तो कोई नहीं डरा सकता। नहीं, ऐसा- तो भाई ऐसी क्या वजह थी? तुम्हें नौकरी से निकाल देना था उसने, या तुम्हारे खानदान में तुम्हारी जायदाद छीन लेनी थी उसने? तुमने कत्ल करना ही मुनासिब समझा, तुमने पुलिस को आके नहीं बताया, तुमने आके किसी बड़े को नहीं बताया, और फिर तुम ही अपने मुंह से बता रहे हो कि तब सब तुम्हारी रजा से हो रहा था, वो पहले किया था दोबारा। जो कि गलत है। वो मुझे लेकर गया उस दिन, मैंने उसे मना भी किया, उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ किया, इसलिए मेरे दिमाग में गुस्सा आया, जो आया मैंने उसके सिर पर वार किया और उसे तुम पहले उसके साथ खुद ताल्लुकात इस्तवार कर वो चुके मुझे थे। काम लेकर देता था घर में, हम घरों में काम करते हैं। अच्छा, कारपेंटर का काम। हाँ। अच्छा, तुम्हारा उस्ताद था यानी? नहीं, उस्ताद नहीं था, मोहल्लेदार था। मोहल्लेदार था। कितना अरसा पहले तुम्हें पहली दफ़ा, बकौल तुम्हारे, क्योंकि इसका सबूत कोई नहीं, कितना अरसा पहले तुम पहली बार निशाना बने? ये कोई 6-7 साल हो गए होंगे। 6-7 साल में सिर्फ 3 या 4 बार तुम जी। विक्टिम हुए? जी तो इसका मतलब है कि तुम अगर पहली दफ़ा अपनी मर्ज़ी से चले गए तो तुम्हें अंदाज़ा भी था कि ये जो तुम करने जा रहे हो ये गलत है, या इसमें तुम्हें कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या तुम्हें इल्म ही नहीं था? अभी तो तुम मर्ज़ी कह रहे हो अपनी। जी, इल्म नहीं था, लेकिन मैं उसकी बातों में आ गया था। वो मुझे 3-4 मरतबा ले गया था। तुम्हें कोई गिफ्ट्स वगैरह भी देता होगा फिर वो? नहीं, कुछ नहीं, वो हमसे खुद पैसे लेता था। तुम नशा करते हो? नहीं, मैं नहीं नशा करता। वो नशा करता वो था? करता था। किस चीज़ का? वो सिगरेट पीता था। सिगरेट इतना बड़ा नशा नहीं होता? वो चर्च वाला सिगरेट पीते थे। अच्छा, ये तुम कह रहे हो? जी, सारे मोहल्ले वालों को पता है। 4 साल में तुम्हें किसी भी जगह पर उसको 4 लोगों में गंदा करना मुनासिब नहीं लगा, किसी जगह पर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना मुनासिब नहीं लगा, कंप्लेंट करना मुनासिब नहीं लगा। ये कत्ल का मंसूबा तुम्हारे दिमाग में कैसे? तुम्हारे साथ कोई और भी तुम्हारा दोस्त था? कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही था। अच्छा, 4 सालों से मंसूबा बना रहे थे? नहीं नहीं, 4 सालों में मंसूबा क्यों नहीं बनाया? मैं उसके डर की वजह से वो मुझे ले जाता था। उस दिन मुझे लेकर गया शहबाज रोड से, खुद फ़ोन किया उसने। अपने घर लेके जाता था तुम्हें? हाँ, उधर हाजी पार्क नहीं, उसकी फैमिली नहीं थी? उधर फैमिली नहीं है, उसके भाई का घर है। इधर से लेकर गया, खाना भी मैंने लिया है, और बोतल मैं इधर स्टील बाग से लेकर गया हूँ, नए अड्डे से। बोतल वो कोक की बोतल और खाना लेकर गया था। अच्छा, इधर से नए अड्डे से। फिर दोबारा वापस गए हैं, आधा घंटा बैठे रहे हैं, खाना खुना खाया है,
एक लड़का वो भी रेगुलर लाता है, वो चला गया था आधे घंटे बाद खाना खाकर। फिर दोबारा उसने मुझे कहा है कि मुझे थोड़ा सा दबाओ, मैंने उसे दबाया है। तुम जो कह रहे हो इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो मेरे नाज़रीन के सामने हम ला के रहेंगे। तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, मुद्दई का दुख दर्द आपके सामने है। डीपीओ साहब ने भी जो कुछ बताया वो आप सबने सुन लिया। इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई कमी कोताही ना रह जाए, चीज़ें शायद कोई ऐसी हों जो सामने ना आ सकी हों, लेकिन टीम पुकार आपके सामने लाएगी। तो ऐसे में एसएचओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो समझते हैं कि इस केस को एक नया रुख दे सकती है। शरीफ साहब, आप एक दबंग एसएचओ हैं, यकीनन आपने सारा मामला इंटेरोगेट किया, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो मुलजिम है और ये इल्ज़ाम लगाता है कि मकतूल का इसके साथ ताल्लुक़ था नाजायज़, इसकी अपनी कोई रज़ा थी, ये आदी था, ये कोई धंधा करता था मुलजिम, क्या मामला क्या था? क्योंकि ये नाबालिग तो है नहीं कि हम कह सकें कि इसे कोई वरगला के ले गया। वरगला के नहीं ले गया, इनकी दोस्ती 8-9 साल से चल रही थी, ऐसे ही चल रहे थे। ये इल्ज़ाम तराश कर रहे हैं, ऐसा मामला हमारे सामने नहीं आया। मामला हमारे सामने जो हमारी तफ्तीश में आता है वो ये आता है कि ये पैसे का मामला है। उसके बाद ये मुलज़म जो है कुछ लालची है, कुछ नशा वो करता था मरने वाला, ये इकट्ठे शराब वगैरह पी लेते थे। आप स्पॉट पे भी पहुंचे होंगे, आपने वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ देखी? क्योंकि जो क्राइम सीन होता है वो पहली नज़र में सब बता देता है, पहली नज़र में बता देता है, लेकिन ऐसी चीज़ जो मंशियात वाली है ना, ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। ना तो दूसरी सामने आई, ये जो इल्ज़ाम तराशी करता है ये, वो ऐसी कुछ चीज़ सामने नहीं आई। सामने ये सिर्फ यही आती है कि पैसे की लालच से बिना पर इसने जुल्म किया है। उसके सर पर 2 तेसे लगाए हैं, वो लकड़ी बनाने वाले होते हैं, उसके तमाम हेड फोड़ दिया। उसके बाद बाजू पे एक लगा, जो बाजू कट हुआ, बाजू डौला कट हुआ है। उसके बाद इसने उसको शक की बना के बाद में बत्ती भी लगा दी कि जिंदा ना बच जाए, बिजली लगा के, और उसके स्विच लगाने के बाद उधर काफ़ी देर बैठा रहा है। उसके बाद रात काफ़ी गुजरने के बाद फिर सुबह जब हुई है, उसके बाद मोटरसाइकिल LCD। इसने रात को ये सब कुछ किया? रात को सब कुछ किया, सुबह नहीं किया। सुबह नहीं, ये कहता है कि मैंने सुबह सब कुछ किया, रात जो कि मैंने ऑफ कैमरा उससे बहुत सारी चीज़ें पूछी। सर रात किया, दिन को नहीं, रात किया। पहले वे खाना लेकर आया, खुद खाना खाया इन्होंने। खाना इनका कितना था मामला लेन देन का आपस में? ये सामने कुछ चीज़ नहीं ना आ रही है, बता नहीं रहा। मेरे अपने सोर्सेज जब इस मामले में कुछ चीज़ें इससे पूछ रहे थे ऑफ कैमरा, तो ये 35,000 का कुछ जिक्र कर रहा था। आपके सामने किया इसने? नहीं, इसने नहीं किया, लेकिन कम पैसे हैं, इतने ज़्यादा नहीं है जितने। ये क्या क्या लेके भागा था वहाँ से? ये मोटरसाइकिल है, रेडर मोटरसाइकिल है पुरानी 5 मॉडल। उसके बाद LCD है, उसके बाद अपना रिसीवर है, उसका मोबाइल है, ये लेकर चला गया था। और इसने जिसको सेल किया, क्या उस कबाड़िये से भी आपने सारी पूछताछ कर ली? कबाड़िये से पूछ के की, अब एक एक चीज़ गिनती करके ली है उससे वापस। अच्छा, तो इसने सारा एक ही शख्स को बेचा था? और कितने पैसों में बेचा था? एक ही शख्स को दिया था। कितने पैसों में बेचा था वो? तकरीबन 62,000 में। 62,000 में? जी। ठीक। शरीफ साहब, यकीनन आपकी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप सारी मिसल को मुकम्मल करेंगे ये बच नहीं पाएगा। इंशाल्लाह नहीं बचेगा। इंशाल्लाह। इन्हें ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल इसने ज़्यादती की है। प्रोग्राम को लेके आगे चलेंगे और अपने नाजरीन को भी बहुत सारे हक़ाइक़ दिखाना बाकी है। एसएचओ साहब ने जो कुछ बताया नाजरीन ने सुन लिया। मुल्ज़िम का रुख करेंगे क्योंकि अब झूठ की गुंजाइश नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं। ये जितना भी शातिर हो, जितना भी मकारियत दिखाए, लेकिन सच सामने आएगा। हाँ भाई, सच बताओ। जी मैम। किसी को बताना तुमने ज़रूरी नहीं समझा? कत्ल की हिम्मत तुम्हारे पास थी? मैंने किसी को भी नहीं बताया, डर के मारे। जब तुम्हारे साथ ये सब हो रहा था तब तुमने हिम्मत नहीं जुटाई? जी नहीं। जी नहीं। या यूं कह लो कि तुमने इसको अपना धंधा बना लिया? जी, धंधे वाली कोई बात नहीं है। तो बस उसने मेरे साथ किया, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे लेकिन तुम अपनी जुबान से बता रहे हो कि भाई ये तो रोजमर्रा का मामूल था हमारा और मेरी रजा थी। बस उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसने ज़बरदस्ती की और मैंने इसे मार दिया। तुमने इसे मारा कैसे? इसकी प्लानिंग कैसे की, जरा ये भी बताओ। वो उधर पड़ा हुआ था, तेसा पड़ा हुआ था। तेसा क्या होता है? वो इतना लंबा सा होता है, आगे से ऐसे बना होता है। अच्छा। वो पिछली साल मैंने उसके सिर पर 2 बार किए हैं, एक इधर शोल्डर पर मारा है, बाद में मैंने उसे करंट लगाया। बकौल तुम्हारे कि उसने तुम्हें इस तरह की कोई पेशकश दोबारा की और तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक थी, तो तुम्हारी लड़ाई भी तो हुई होगी ना पहले? वो उसने मुझे जब जबरदस्ती की है, उसने मुझे। कितने बजे का वक्त था? ये सुबह 7, 7:15 बजे का वाकया था। तुमने सुबह के वक्त मारा? हाँ,
क्यों जी शरीफ साहब, सुबह के वक्त मारा है इसने? रात के वक्त मारा है, सुबह के वक्त झूठ क्योंकि बोल- हमें भी यही पता चला, हमारे सोर्स के मुताबिक, और डेड बॉडी की जो मैंने पिक्चर्स देखी वो पुरानी थी, काफ़ी नई नहीं थी कि डेड बॉडी ताज़ा हो, सुबह किसी वक्त मारा हो। क्या ऐसा था? 9 रात के वक्त मारा है, डेड बॉडी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। पुरानी हो चुकी थी, और ये मारने के बाद उसी घर में मौजूद है? उसी घर में मौजूद रहा, सुबह 8:30 बजे। ये आप सुबह खुद तक बता भागा रहे नहीं वहाँ से? भागा नहीं, रात उधर रहा है। अच्छा, कितने घंटे उधर- लगभग रहा होगा ये? तकरीबन 8 घंटे 8 घंटे डेड बॉडी के पास रहा। डेड बॉडी तो के पास। खौफ भी नहीं आया? तुम लोग काम खत्म करके उस वक्त घर पे गए थे? नहीं, उधर काम पे छुट्टी थी उधर से। तुम्हारा अपना घर कहाँ है? इधर कोट फतेह थे। तुम वहाँ क्यों नहीं रहते? नहीं, मैं एक दिन ही उधर गया उसके पास। तुम क्यों, अगर वो तुम्हारे साथ इतना बुरा था तो तुम उसके घर पे क्यों गए? वो मुझे इधर से खुद लेकर गया था, शहबाज रोड से। तुम बच्चे तो नहीं हो कि तुम्हें बोरी में डाल के ले गया? नहीं, वो उधर से मुझे फ़ोन किया, वो लेकर गए था। तुमने उसका नंबर क्यों नहीं ब्लॉक किया आज तक? मुझे पता ही नहीं था उसने ये काम करना था मुझे। पहले से पता था ना? जी। तो इसका मतलब इल्म था ना? हाँ, उसने कहा नंबर क्यों नहीं ब्लॉक किया नहीं, उसका? तो उसने मुझे कहा था कि तुम इधर मेरे पास आ जाओ, यानी कि आधा घंटा बैठते हैं उधर। तुम्हें पता था ना कि बैठने के नतीजे में क्या होता है? हाँ, तो लेकिन मुझे मैम पता नहीं था उसने ये मेरे झूठ साथ। बोल रहे हो कि पता नहीं था? अभी कह रहे हो 4 साल से चीजें चलती आ रही थी। नहीं, ये वाला मुझे काम का नहीं पता था, उसने आज भी ये करना था, लेकिन उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। जबरदस्ती किस चीज की, जब तुम पहले से उसकी हर चीज में शामिल थे? तो लेकिन उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, इसलिए तुम्हें पहले उसने कन्विंस किया होगा? मैंने उसे दबाया दबुआ, उसने मुझे बोला नहीं, वो कहता था तो मैं। जब तुम्हारा वो उस्ताद नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है उसके साथ, किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो भाई समझ में नहीं आती बात। क्यों आपको समझ में आती है कि कोई आपको हरास कर रहा है और बुलाए आप चले जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। क्यों भाई? मुझे तो नहीं समझ आ रही है बात कि एक बंदा 4 साल से तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल करने के लिए उसके पास कोई चीज़ भी नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई सबूत नहीं है। या तो मान जाओ कि तुम उससे पैसे लेके खाते थे। नहीं, मैं वो तुमने मशगला बनाया हुआ था ये। और अगर ऐसी बात नहीं है और तुम सच में विक्टिम थे, वो तो उसके पास तो कोई चीज़ ही ब्लैकमेल करने के लिए नहीं थी, कोई वीडियो तो नहीं थी ना? तो कुछ भी नहीं था ब्लैकमेल करने के लिए। किस चीज़ का डर सुना रहे हो मुझे? उसके डर की वजह। क्या डर? कि वो मोहल्ले वालों को ना बता दे। क्या तुम भी तो बता सकते थे मोहल्ले वालों को? बस मैं डर की वजह से मैंने इसलिए। तुम भी तो बता सकते थे मोहल्ले वालों को। जैसे अभी कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं। तुम अगर तुम ना मानते तो तुम्हें क्या किसी ने मेडिकल करवाना था मोहल्ले में से तुम्हारा? जी नहीं, तो फिर किस चीज़ का डर? उसका ही डर था। तुम्हारे बहन भाई भी हैं और है। बड़े भाई हैं? 2 बड़े भाई हैं। भाइयों में से किसी को बताया? जी, मैंने किसी को भी नहीं बताया। आप पता लग गया? जी। तुम्हें ये समझ नहीं आई कि कत्ल करने के बाद जो तुम एक्सपोज होगे, तुम्हें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स कवर करेंगे, प्रेस रिलीज में सामने आओगे, वो चीज़ें नहीं पता थी? अब तो भाई सोशल मीडिया का दौर है। मुझे ये खराफात भी तो तुम लोगों ने कहीं ना कहीं से सीखी होंगी ना? तो कोई असली चज की चीज़ तुम नहीं सीख सके, कोई ऐसी बात नहीं सीख सके जिस पे अमल पैरा होकर तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। बस मुझे खराफात भी तो सीखी ना तुम लोगों ने। बस उस टाइम नहीं पता चला मुझे। तुम्हें उस वक्त पता नहीं चला। सीधी बात यह है कि तुम्हारा उसका पैसों का तनाजा होगा उस दिन। अल्लाह के हुक्म से पैसों का कोई मामला। तो फिर तुम करने क्या गए? और एक शख्स तुम्हारे साथ इतना बुरा है तो तुम उसे दबाना क्यों शुरू हो गए? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। अकल फहम रखने वालों को भी नहीं समझ आती कि मैम उसने मुझे बोला, मैंने उसे दबाया। नहीं, एक मिनट, तुमने उसे जब मार लिया तो तुम मार के वहां से भाग सकते थे। तुमने करंट लगाने में ये सारा ड्रामाबाजी क्यों की? मैंने गुस्सा आया था तो उस टाइम, जब बाद में नहीं पता चला, मैंने तार पकड़ी, करंट लगाया। तार पकड़ के तुमने तार से करंट कैसे लगाया? स्विच उतारा तार का? हाँ, वो पंखे की तार उधर पड़ी थी, मैंने उधर से तार पकड़ी है, वो उसे छील कर लगा कर। किधर से पकड़ी तार? उधर पंखे के पास पड़ी थी। फिर वो तार कहाँ लगाई तुमने? उसके पाँव के अंगूठे में, दोनों अंगूठे में। फिर बाद में उधर 10 मिनट रहा हूँ मैं, चला। तब तक वो तड़पा? हाँ, मैंने करंट लगने से तड़पा? जी। यानी कि उसकी सांसें चल रही थी? जी। तुम देखते रहे खड़े होके? नहीं, मैं फिर उसकी यानी कि मोटरसाइकिल पकड़ी है, मोबाइल पकड़ा। उसी की मोटरसाइकिल? जी। उसी का मोबाइल? हाँ, मैंने उसके 35,000 रुपये लेना था, वो मैंने दिया था उसको। किससे लेना था? ये बराड़ से ही। तुमने लेना था? तुमने ले लिया उधर? बस मैं गुस्से से चीज़ें उठा लाया हूँ। जाके बेच दी? हाँ, मैंने मोटरसाइकिल बेच दी, LCD और मोबाइल। ये इतना सीधा नहीं है, ये इतना चालाक है और खाना बैर लेने जाता है, वापस जो है ना कैमरे में इन होने के अपने आप को नहीं देने देता। अच्छा। उधर से गुजरता है जिधर कैमरा बंद है। अच्छा, इसको पता था कैमरा कौन से चल रहे हैं? इसको पता था एक तरफ जो है ना हाजी पार्क में जो इन है ना, वो तो कैमरा बंद है, उधर से इन होता है।
अच्छा, खाना लेने के बाद। ठीक है। उसके बाद जब आउट होता है, वापस आउट होता है सुबह 8 बजे, वो भी नहीं इन होता, वो भी नहीं अपने कैमरे में आता, वो भी ऐसे नहीं आउट होता है जैसे जिधर कैमरा बंद है, बैक साइड का कैमरा बंद है, बैक साइड पे कैमरा बंद है, उधर से आउट होता है। तो फिर आपने इसको पकड़ा कैसे? ऐसे पकड़ा, इसकी जो मकतूल है उसके नंबर की CDR ली। जब CDR ली थी, सेल आईडी एक आती, सेल आईडी वो होती है, वो पिन कोड बोलते हैं उसे, जो पिन कोड है ना, वो इन पोजीशन पर रहता है, इधर बंदा बैठा हुआ था उस वक्त। वो सेल आईडी जब एक आई थी, इसकी दोबारा ऑनरशिप लेना चाहिए, ऑनरशिप जो है इसने जाकर वो भी डिलीट करा दी। अच्छा, वो इतना शातिर है, ये कत्ल के बाद डिलीट करवाई? ये कत्ल के बाद 9-10 को डिलीट कराई है। और ताकि आप अगर पता करें कि ये सिम किसके नाम पे है तो कोई डाटा ही ना मिले, डाटा ना मिले। और डाटा काफ़ी वो फ्रेंचाइज वालों को मिनतरला किया, लेकिन उन्होंने कहा भी ऐसे नहीं हो ही नहीं सकता। हाँ। वो जब हम नाकाम हो गए उससे, फिर इसके नंबर की CDR ली। ठीक है। इसके नंबर की CDR लेने के बाद क्लोज कॉलर को अटेंड किया। क्लोज कॉलर जो एक औरत थी, उसको फर्जी कॉल की कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, उसके पैसे आए हैं, आप कागज़ के साइन करने हैं। कितने पैसे बताए आपने? वो तकरीबन हमने पाया 35-36 हज़ार रुपये, ताकि कोई भी अट्रैक्ट होके आ जाए। हाँ जी, ठीक है। वो इतने आ जाते हैं, इतने पैसे अक्सर आते रहते हैं। ठीक है। वो इतने ही बताए जितने आप अगला बंदा इतबार कर लेता। ठीक है। वो उसके बाद 2 मुलाजिम में सिविल कपड़ों में फाइल देकर भेजे। जब वो उधर पहुंचे, उन्होंने कॉल किया भी औरत हमारे सामने है। उसके बाद अपनी टीम भेजी, लेडी कांस्टेबल और गाड़ी भेजी, उसको पकड़ कर इधर ले आया। ठीक। पकड़ने के बाद उसकी थोड़ी बहुत ही तफ्तीश की, उससे पूछा फिर भी ये आदमी कौन है। उसने बता दिया भी मेरा बेटा है। कुदरती उसकी वालदा ही पकड़ी गई। इसकी वालदा से पूछा भी कौन है, इसने कहा मेरा बेटे का शायद नाम सईद है उर्फ अली रजा। इसको काफ़ी दगो दो के बाद इधर मंगवा लिया। मंगवाने के बाद इसकी तफ्तीश शुरू। पहले तो तकरीबन 7-8 घंटे इन्होंने हमारे चकमा, बहुत ज़्यादा चकमा दिया। माँ ने भी? इसने। अच्छा। माँ ने तो क्या करना है, माँ तो आखिर माँ ही होती है, जाहिर है। इसकी माँ को पता लग गया था मेरा बेटा कत्ल करके भागा? नहीं, उसको नहीं पता। अच्छा, ठीक है। उसको नहीं पता, वो कहती है आवारा है। ठीक है। वो पहले उसने कह दिया कि मेरा बेटा आवारा है। सही। उसके बाद मेरे अपने DSP साहब, सर्कल ऑफिसर साहब, उन्होंने भी सुना, यानी कि हमें कोई पलू ना मिला भी ये मुल्ज़िम। उसके बाद सुबह तफ्तीशी को मैंने दोबारा सब इंस्पेक्टर को भेजा भाई जिधर जिधर ये रास्ता बता रहा है उधर जाकर आप कैमरे चेक करें। कैमरे चेक करने के बाद कोई चीज़ ना मिली। इसने बता दिया मैं मोटरसाइकिल उधर खड़ी की थी, इधर से कोई ले गया, मुझे नहीं पता क्या मामला। फिर दोबारा इसको वापस मंगवाया। वापस मंगवाने के बाद मैंने खुद तफ्तीश की। तफ्तीश करने के बाद ये माना कि मैंने मोटरसाइकिल खोल कर एक कबाड़िया खालिद नामी को दे दिया। अच्छा, और वो खालिद नामी कबाड़िया भी फिर कबाड़िया को मंगवा लिया। उसने थोड़ा बहुत सामान भी हमें दे दिया। जब सामान दे दिया हमें कन्फर्म हो गया ये असल मुल्ज़िम है। उसके बाद हमने तफ्तीश करने के बाद काफ़ी मोटरसाइकिल का सामान उधर खाले से लिया। वो कबाड़िया क्या पहले भी चोरी का सामान खरीदता है ऐसे लोगों से? क्योंकि आप किसी को भी इससे साफ यार होता है ये मोटरसाइकिल काफी प्रोराइटर मोटरसाइकिल है और इसने मोटरसाइकिल को खोल के बेचा, खोल के फरोख्त किया, एक पुर्जा उसका अलग करके, यानी कि ये सारी चीज जानता था। तो ये क्या पहले भी कोई मोटरसाइकिल ऐसी बेच चुका है और उसी कबाड़िए को ही क्यों आपने ये इन्वेस्टिगेट किया? इससे साफ है यहाँ है मोटरसाइकिल, वो एक अखबारी रिपोर्टर है, इतनी हम दबाकर सो कॉल्ड सहाफी, इतनी दबाकर हमने तफ्तीश नहीं कर सके। तो क्या हुआ सर? देखें, जहाँ तफ्तीश का दायरा कार है वहाँ पे कोई सहाफ़ी है तो कोई वजीर है, किसी का कोई रुतबा और कोई ओहदा नहीं। आपको तफ्तीश का पूरा हक है, कानून देता है। बरकैफ उससे पूरी मोटरसाइकिल ली, उसने मोटरसाइकिल पूरी हमें इधर जोड़ कर दे कर गया है। अच्छा, पूरे पुर्जे लाकर अपने कबाड़ खाने से और मोटरसाइकिल पूरी जोड़ के हमें दे कर गया। वो जो भी सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं उन्होंने आसानी से ही आपको मोटरसाइकिल पूरी लाके जोड़ दी थी या उन्होंने भी कोई तू तकरार की? नहीं, आसानी से नहीं दी, काफी तगो-दो के बाद उसको मैं बता देता हूं, उसको मैंने हवालात में दे दिया। अच्छा। रात तकरीबन 2 बजे तक हिलो बहाने से काम लेता रहा। अच्छा। जिसको उसको पता लग गया भी ये जान नहीं छोड़ेगा SHO, ये मोटरसाइकिल लेके छोड़ेगा। उसके बाद उसने पूरी मोटरसाइकिल पुर्जे लाकर हमें पूरी जोड़ कर मोटरसाइकिल हमारे पेश कर दी। यकीनन ये एक बड़ी रिकवरी है कि एक मोटरसाइकिल जो तिया पांचा हो जाए और उसके बाद वो बिक जाए और वो एक ऐसे कबाड़ी के पास चले जाए जो उसके पुर्जे मुख्तलिफ जगहों पे बेच जाए
और फिर वो सो कॉल्ड अपने आप को सहाफ़ी भी कहता हो। मैं नहीं जानती कि वो कितना कोई ज़िम्मेदार सहाफ़ी अगर होता तो इस तरह का काम ना करता। तो अगर उसके पास एक पूरी मोटरसाइकिल जा रही थी और एक ही मोटरसाइकिल के तमाम पुर्जे थे तो उसने इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की कि कहाँ से आ रहा है? उसने पुलिस को इतला नहीं की, ये चोर भी हो सकता था। खैर उसने अपना उल्लू सीधा किया। उसके बाद SHO साहब ने जिस तरह उससे पुर्जा निकलवाए और फिर आकर उसने यहाँ पर उसको पूरी मोटरसाइकिल को जोड़ के दिया। इन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी तगोदों का सामना रहा इन्हें, काफ़ी सिफारिशें भी यकीनन आई होंगी। क्यों आई होंगी ना, आपको सिफारिशें भी काफ़ी यकीनन उस सहाफ़ी साहब के पीछे। जी जी। तो मैं यहाँ पर इन्हें इस बात पर बहुत ज़्यादा जो है वो हैट्स ऑफ कहती हूँ, इनको सल्यूट करती हूँ इस बात पे। और सहाफ़ी है, चाहे वो कोई वज़ीर है, मुशीर है, उसका कोई भी रुतबा है तो वो कानून के दायरे में आता है। अगर उसने कोई ऐसा गैर कानूनी काम किया है तो उससे तफ्तीश ज़रूर होनी चाहिए। और मैं अपने सहाफ़ी भाइयों से भी कहूँगी कि खुदारा ऐसे लोगों का बैकअप मत किया करें, चाहे वो आपका पेटी भाई क्यों नहीं हो, चाहे वो कोई पुलिस वाला ही क्यों ना हो। तो इनकी तफ्तीश बहुत ज़रूरी है क्योंकि जराइम को हमने कम करना है, उनकी सुपरविजन नहीं करनी। और अगर सुपरविजन करेंगे जराइम की तो जराइम कभी कम नहीं होंगे। हम भी आवाज़ उठाते हैं, पुलिस वाले भी अपनी जान हथेली पर रख के फिरते हैं। चंद काली भेड़ों की वजह से ये शोबे बदनाम हो जाते हैं। हाँ भाई, अब तुम्हारे पास झूठ की गुंजाइश कोई नहीं। तुम्हें ये नहीं पता था तुम भी पकड़े जाओगे? जी मुझे नहीं इल्म था। बाद में मेरी वालदा को पकड़ा, फिर इधर मैं खुद आ गया था। तुम कहाँ भाग गए थे वहाँ से? मैं तो लाहौर गया था, लाहौर से वापस आया, मुझे पता चला मेरी वालदा को CDR के जरिए इधर ले आए। तुम्हारी वालदा का नाम CDR में कैसे आ गया? वो मैंने उसके मोबाइल से भी 1-2 दिन काले किए थी उसको। इसका मतलब तुम इन्वॉल्व थे। एक बंदा तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है तो तुम फोन क्यों कर रहे हो उसको? नहीं, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं आता, इसलिए उसके मोबाइल में। तो क्या जरूरत पड़ी थी फोन करने की? तुम तो शुक्र अदा करते कि उसका फोन नहीं आ रहा, जान छूट गई। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने उसके मोबाइल से फ़ोन किया था, इसलिए मेरी वालदा को इधर तुम इतना सच नहीं बोल रहे जितना तुम ड्रामा कर रहे हो। उसके मोबाइल से फ़ोन किया था, मेरी वालदा को इधर ले आए। फिर बाद में पुलिस ने फ़ोन किया, अपनी तीनों भाई आओ, अपनी शक्ल दिखा दो, अपनी वालदा को ले जाओ। बाद में मैं रात को आया हूँ लाहौर से, इधर आया हूँ तो उन्होंने मेरी वालदा को छोड़ दिया। तुम्हारे भाइयों को नहीं ट्रेस किया पुलिस ने पहले? जी नहीं, उनको नहीं किया। इसका मतलब है कि तुम पे पहले ही शक था? जी उनको शक नहीं था, मेरी वालदा को पकड़ कर लाए हैं। फिर मैं लाहौर तुम क्या कर रहे थे? मैं लाहौर सामान लेने गया था। ये एक दिन के अंदर अंदर तो नहीं हुआ सारा कुछ? नहीं, एक दिन के अंदर ही हुआ। सुबह कत्ल किया, शाम में पकड़े गए हो? जी। उसी बाइक पे गए थे? नहीं, बाइक पे नहीं, मैं तो गाड़ी पर। तो बाइक तुमने कहाँ बेची? ये तुमने 2-4 घंटे में सब कुछ कर लिया? कबाड़िए को दी। कितने की बेची? वो 6400 रुपए की दी थी उसे। 6400 की? जी। वो लेके तुम लाहौर चले गए? जी। लाहौर कहाँ जाके रुके? मैं उधर गया था, ये किसी की पैलंग लेनी थी, ये जो दीवार पर नहीं लगी। तुम कैसे मुतमईन इंसान हो कि एक तुम मान लो तुम विक्टिम थे, तुमसे एक इतना बड़ा गुनाह हो गया, तुम मुतमईन फिरते रहे उसके बाद, और तुम्हें तो होश ना रहती, तुम्हें तो समझ ना आती, तुम कहीं बाहर निकलने के काबिल ना रहते। मैं सही कह रही हूँ? ऐसे ही होता है काम इंसान के साथ? जी बिल्कुल ऐसे। क्यों भाई? तुम तो मुतमईन फिरते रहे जैसे तुम एक इंसान नहीं, तुम तो शायद कोई मच्छर या मक्खी मार के आए हो। जी नहीं, मुझे बाद में अफसोस हुआ। क्या अफसोस? जब तुम पकड़े गए तुम्हें अफसोस होता तो तुम पेलिंग का काम करते, तुम घर जाते, कबाड़ी के पास रेट लगाते। ओ भाई, तुम उसको हल्का फुल्का थप्पड़ मार के नहीं आए हुए थे जो तुम्हें रिग्रेट नहीं था गुस्से में। कत्ल करके आए थे और कत्ल के बाद उसे टॉर्चर भी करके आए थे, उसकी डेड बॉडी को टॉर्चर करते रहे तुम। जी नहीं, मैंने उसे जब मारा, वहाँ से निकल के यकीनन तुमने नाश्ता भी किया होगा। मैं वो उधर से सुबह रोड से लेकर गया था। हाँ, तसल्ली से तुमने बाहर निकल के खाना शाना खाया, नाश्ता किया, उसके बाद तुम ड्रामेबाजी करते रहे। फिर मैं काम पर चला गया था और मुतमईन फिरते रहे। फिर अगले दिन मुझे फिर बेचैनी लगी रही है। काहे की बेचैनी? तुम तो कह रहे हो सेम डे पकड़े गए हो। नहीं, अगले दिन मुझे बेचैनी लगी रही है, मैं तो 2 दिन बाद मुझे पकड़ा है। अभी तुम कुछ और कह रहे हो, पहले बयान तो एक कर लो। मुझे लगता तुम भी नशा करते हो। नहीं, मैं नहीं। तुम्हारा अपना दिमाग सुन्न है। मेरी वालदा को लेकर आए, उसी दिन मैं इधर आ गया। नाजरीन, ये लेसन है उन तमाम मेरे देखने वालों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए, जो खराफात में बासानी इन्वॉल्व हो जाते हैं लेकिन उसके बाद उनको अंदाज़ा नहीं होता उसका नतीजा क्या है। ये शख्स जो कुछ बता रहा है, हो सकता है इसमें सदाकत हो, लेकिन ये अपनी मंशा से, जैसे इसने पहले बताया कि मेरी मर्ज़ी थी 4 साल पहले, मेरी रज़ा थी, मेरे साथ वो जो मर्ज़ी करता रहे और मैं अपनी रज़ा से उसके साथ गलत कामों में मुलव्वस था। फिर इसका उससे दिल भर गया, ये कहीं और इन्वॉल्व होना चाहता था,
वो इससे क्लोज था, दोस्ती यारी थी, और जहाँ तक मुझे लगता है इसका टेस्ट करवाया जाए तो शायद ये और भी बहुत सारे गलत काम इकट्ठे करते हैं। फिर ये उसके डेरे पे जाता था, ये उससे पैसे लेता था, या क्या मैटर था, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत ज़रूरी है। ये उसके डेरे पे जाता था, वहाँ जाकर उसे दबाना। एक बंदा तुम्हारे साथ इस हद तक गलत है कि तुम्हें गुस्सा है उसके ऊपर, तो तुम उसके पास लेने क्या जाते हो? तुम क्या करने जाते हो उसके पास? तुम्हें उससे कौन सा लालच है जो खींच के ले जाते हैं? उसके पास कोई सबूत नहीं इसके खिलाफ, कोई वीडियो नहीं जो इसे ब्लैकमेल करे, कोई वो असलहा से लेस नहीं, कोई बहुत ज़्यादा गुंडा या डाकू नहीं जिसका इसको डर हो। इसको सिर्फ लेके जाती थी तो वहाँ पर गुनाह की लज्जत, जिसके चक्कर में ये वहाँ जाता था। और उसके बाद जिस दिन इसकी अपनी कोई तलक कलामी उसके साथ हुई, पूरी रात ही उसके साथ उसके कमरे में रहा। उसके बाद तलक कलामी के बाद इसने उसको कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद जैसा कि इसने अभी बताया अपनी ज़ुबान से कि मैंने उससे 35,000 रुपया लेना था, तो ये तमाम गुस्सा इस गलत कारी या खराफात का नहीं, ये उन पैसों का था जो वो इसको नहीं दे रहा था, और इसने उसको कत्ल करके अपने पैसे उससे मोटरसाइकिल और उसके मोबाइल फ़ोन के एवज़ वसूल कर लिए, और ये वहाँ से निकल गया। इसने कहा कौन जानता है मैं यहाँ आया हूँ, मोटरसाइकिल बिक जाएगी, इसका फ़ोन बिक जाएगा, शायद पुलिस तो CDR भी ना निकाल सके, कोई चीज़ मिलेगी तो CDR मिलेगा। कौन मार के चला गया? शायद कोई डकैती हो गई, शायद नशे के जोश में उसने अपने साथ खुद ऐसा कुछ कर लिया हो। कि नहीं जानता था कि जुर्म के पाँव नहीं होते और कानून के हाथ लंबे होते। बिलाखिर ये पकड़ा गया, और आज ये मुझे बड़े ड्रामाई अंदाज में अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहा है कि शायद इसको इस बात पर प्ली मिल जाए, इसको आसानी हो जाए केस के लिए, और ये बाइज़्ज़त बरी हो जाए। लेकिन ये नहीं जानता कि जो इसने गुनाह अजीम किया है और जो इसने क्राइम किया है, इसकी सज़ाए मौत है। तो मैं भी अफसरान बाला से ये अपील करूँगी कि इसके केस को इन्वेस्टिगेट करके इसको मजबूत किया जाए, ताकि इसको जब आगे पेश किया जाए तो जज को फ़ैसला देने में आसानी हो। और मैं अदलिया से भी अपील करूँगी कि इसे सज़ाए मौत दी जाए। तमाम तर चीज़ों का निचोड़ आपके सामने है। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे अल्लाह ने के बाद।